गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पार्टनरशिप में अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, उसको समझ लें। पहला वर्ड है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब है फर्म के केस में कोई एक दो फर्म है, ये दोनों एग्जिस्टिंग फर्म हैं, और ये दोनों जुड़ के एक नई फर्म बना देती हैं, सी एंड कंपनी। तो जब ये दोनों फर्में जोड़ के हम एक नई कंपनी बनाएंगे तो वो कहलाएगा अमलगमेशन। ठीक है। अब एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये एक तरह से सेल हो रहा है। ये कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, और ये कंपनी भी अपना बिजनेस एक तरह से सेल कर रही है सी एंड कंपनी को। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है एब्जॉर्प्शन। ये कंपनी के केस में आता है, और फर्म के केस में आता है सेल टू अ कंपनी। अगर फर्म की बात करेंगे तो वर्ड आएगा सेल टू अ कंपनी, मतलब हमने कंपनी को बेच दिया। इस केस में क्या होगा, कोई भी एक फर्म होगी, ए एंड कंपनी, ये एग्जिस्टिंग फर्म है, ये अपना बिजनेस दे देगी ए लिमिटेड को। अब ये ए लिमिटेड ये कंपनी है, एग्जिस्टिंग भी हो सकती है और न्यू भी हो सकती है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन कंपनी के केस में हुआ कि कंपनी ने बिजनेस एक्वायर किया, और फर्म के लिए हुआ सेल टू अ कंपनी। तो यहां फर्म अपना बिजनेस कंपनी को दे रही है। तो एक तरह से ये सेलिंग फर्म है और ये बाइंग फर्म है या बाइंग कंपनी है। इनमें कौन है, ये अपना बिजनेस बेच रहे हैं, तो ये सेलिंग है, और ये बिजनेस खरीद रहे हैं, तो ये बाइंग है। तीसरा कंसेप्ट होता है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी। कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू अ कंपनी, इन दोनों में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली डिफरेंस है दूसरे और तीसरे में। सेल टू अ कंपनी का मतलब है मैं अपना बिजनेस किसी आउटसाइडर कंपनी को बेच रहा हूं। वो ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग भी हो सकती है और नई भी बनना देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ फर्म में क्या है, ए एंड कंपनी जो एग्जिस्टिंग फर्म है, इसने अपना ही बिजनेस को अब ए लिमिटेड बना दिया है, ये न्यू कंपनी बनाई है इसने। इन दोनों में कॉमन ये है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा इसका ओनर। जो इनके पार्टनर होंगे वही इनके यहां पर क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक तरह से इन्हें कंपनी को बेचना है, ये बेच रहा है अपना बिजनेस, और ये बिजनेस खरीद रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। सो हमने समझा आपका एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी।
अब हम थोड़ा सा और आगे चले। इसके बाद मतलब वो क्वेश्चंस में ही आएगा कि जब आपका बिजनेस एक्वायर होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर का, वो कैसे करना है, वो क्वेश्चन में आपके टर्म्स दिए रहेंगे, उनके बेसिस पर ही हम करेंगे। ठीक है, तो चौथा केस मैं आपको बता देता हूं। ये केस है सेल टू अ कंपनी और कन्वर्जन ऑफ फर्म into a company after some period. सपोज हमारी बैलेंस शीट जो गिवन है वो है एज ऑन 31 दिसंबर 2017 की, एंड बिजनेस कैरी किया है एज फर्म टिल 30 जून 2018 तक। देन फर्म सेल इट्स बिजनेस टू अ कंपनी, और ये भी कह सकते हैं फर्म कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। अब आप इसमें पॉइंट देखने हैं कि बैलेंस शीट जो हमें दी है वो हमें 31 दिसंबर की दी है और हमें 30 जून तक पहले बिजनेस करना है। तो इसके पहले स्टेप जो होंगे, फर्स्ट हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 30 जून 2012। देन हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेलिंग अ बिजनेस। ठीक है, तो यहां पर ये केस बहुत आते हैं कि पहले आपकी एक पर्टिकुलर पीरियड तक बिजनेस करा, उसके बाद बिजनेस को बेचा है। तो जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब हम इसको पहले एक एक करके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं अमलगमेशंस को समझता हूं। अमलगमेशन को अमलगमेशन को करने के दो तरीके हैं। एक है सिंपल तरीका, सिंपल मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है, तो नॉर्मली हम लोग यही अप्लाई करते हैं। ठीक है, टेक्निकली हमारे यहाँ कंपनी ए कंपनी और बी कंपनी जो है वो अपना बिजनेस सेल कर रही है सी कंपनी को। ठीक है, तो बाइंग कंपनी और सेलिंग कंपनी की जो बुक्स हैं वो हम बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग वो कंसेप्ट बाइंग कंपनी और सेलिंग कंपनी का ही समझ लेते हैं, फिर हम सिंपल मेथड बाद में समझेंगे। आपने इसमें गौर से देखा है सब जगह सेलिंग सेलिंग बाइंग वर्ड यूज किया है। तो हम पहले ये कंसेप्ट को समझ लें कि जो सेलिंग फर्म है उसकी बुक्स कैसे बनेंगी। ठीक है, सेलिंग कंपनी की बुक्स कैसे बनेगी। सबसे पहले उसने बिजनेस सेल किया है, तो पहले वो जो डिसोल्यूशन के कंसेप्ट है वो अप्लाई हो जाएंगे। डिसोल्यूशन में क्या करेंगे हम,
ट्रांसफर all assets to realization account। सो एंट्री क्या होगी, realization account debit to fixed assets to current assets। जो भी एसेट्स हैं, डेटर्स, आप सारी एसेट्स लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो भी लोन्स हैं वो अकाउंट डेबिट, और जो भी लायबिलिटीज हैं टू रियलाइजेशन। दो एंट्रीज हो गई। इसके बाद ट्रांसफर ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, लॉसेस जो भी है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने पूरी बैलेंस शीट देखी है, उस बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और पार्टनर्स कैपिटल, ये तीन ही चीजें होती है। एसेट्स आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए, और जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब जो परचेज कंसीडरेशन है, परचेज कंसीडरेशन का मतलब है एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटीज टेकन। जो एसेट्स ले गया है और जो लायबिलिटीज ले गया है, ये दोनों आएंगी किस वैल्यू पे, रिवैल्यूड वैल्यू पे। एसेट्स जो ले गया है, लायबिलिटी जो ले गया है, उसकी एंट्री आप पास करेंगे न्यू कंपनी या न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। न्यू कंपनी और न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एक तरह से सपोज करो सी एंड कंपनी है, तो सी एंड कंपनी ने बिजनेस एक्वायर कर दिया। अब वो क्या करेगा, वो आपको कुछ ना कुछ देगा परचेज कंसीडरेशन के बदले में। तो जो परचेज कंसीडरेशन के बदले में देगा वो, उसको बोलते हैं हम लोग पीसी डिस्चार्ज। जो करेगा वो कैसे करा उसने, या तो वो शेयर देगा, या फिर पैसा देगा टू न्यू फर्म और कंपनी। परचेज कंसीडरेशन सपोज करो ये 80 रुपए की थी, या 80 लाख की थी, या 80 करोड़ की थी। तो 80 लाख रुपए मान लीजिए उसने ये लिख लिया हमने, तो 80 लाख में से हम कहते हैं 60 लाख रुपया उसने हमें शेयर दे दिया और 20 लाख रुपया का उसने बैंक दे दिया, वट एवर, ठीक है जी। अब ये शेयर क्या करोगे आप, जो परचेज कंसीडरेशन आई है वो पार्टनर्स को बांटेंगे, लेकिन उसके अलावा जो और खर्चे होते हैं, सपोज कर लीजिए कोई एसेट्स टेकन होगी बाय पार्टनर से,
तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो लेके जा रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटीज पार्टनर ले गया तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन में और यहाँ पर बस एक ही फर्क है कि डिसोल्यूशन में हम अलग अलग एसेट्स को बेचते थे, जबकि जो अमलगमेशन सेल टू कंपनी और कन्वर्जन इनटू फर्म है उसमें हम पूरी फर्म को एक साथ बेच रहे हैं। तो वो जो परचेज कंसीडरेशन है वो सारी एसेट जो वो ले गया है और जो लाइबिलिटीज नहीं ले गया है उन दोनों का नेट अमाउंट परचेज कंसीडरेशन है। मतलब जो अलग अलग एसेट्स बेच के अलग अलग लाइबिलिटीज को पे करके जो बैलेंस होता है, बजाय उसको हमने 10 लोगों को दिया, एक ही बंदे को दिया। तो जब एक बंदे को दिया तो वो सेल ऑफ अ बिजनेस हो गया, एक बिजनेस को बेचा आपने। ठीक है। इसी तरीके से अगर रियलाइजेशन के कोई एक्सपेंसेस हैं तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो आपने इनकर्ड किए हैं तो एंट्री क्या लिखेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद आप जो पार्टनर अकाउंट को सेटल कर दोगे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल करने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दोगे किसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। इसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इन्हें हम सेटल कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल करने में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर इन कंपनी, ये बांट देंगे। पहले तो शेयर बांट देंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या जिस रेशियो में एग्रीड हो रहे हैं। जैसे सपोज करो एक तो है कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर इसके अलावा कोई और चीज दी है तो एग्रीड टर्म जो भी है उसमें बांट देंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, जो बैलेंस बचा वो हम नगद पे कर देंगे। तो आप ये देखें गौर से, जो सेलिंग कंपनी की बुक्स में सबसे पहले आपने क्या किया, एसेट ट्रांसफर करी, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर की, फिर रिजर्व ट्रांसफर करी। इससे आपने पूरी बैलेंस शीट अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दी। इसके बाद जो पैसा जितने में बिजनेस लिया है उसकी एंट्री पास कर दी। फिर वो बिजनेस जो परचेज पैसा है, परचेज कंसीडरेशन है, वो कैसे दे रहा है, शेयर दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो डिस्चार्ज की एंट्री पास कर दी। फिर अगर कोई पार्टनर्स कुछ एसेट ले जा रहा है तो उसकी एंट्री कर दी, लायबिलिटी ले जा रहा है लायबिलिटीज की एंट्री कर दी। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर कोई इनकर्ड हुए हैं तो वो एंट्री कर दी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में, और फिर फाइनली पार्टनर्स कैपिटल को सेटल कर दिया। यहां मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इफ परचेजिंग कंपनी रियम्बर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर वो कहती है कि हम रियम्बर्स करेंगे तो टेक्निकली वो एक्स्ट्रा पैसा आपको दे रही है। तो एक एंट्री पास होगी आपकी, न्यू फर्म और कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म और कंपनी। और इसमें अमाउंट कौन सी होगी, जो एक्सपेंसेस वो रियम्बर्स करने के लिए एग्री हुए। ठीक है। इसके बाद
आफ्टर दिस रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये कब है? जब किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि वो परचेजिंग कंपनी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस रियम्बर्स करने के लिए रेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सेलिंग कंपनी की बुक्स बनाई हैं, सेलिंग फर्म की बुक्स बनाई हैं। अब हम बाइंग फर्म की बुक्स बनाते हैं। ठीक है, बाइंग फर्म में बिजनेस एक्वायर हो रहा है तो उसके पास बिजनेस आएगा, तो एक एंट्री पास करेगा वो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलिंग फर्म। ये एंट्री पास हो जाएगी हमारी परचेज कंसीडरेशन से। फिर जो बिजनेस ट्रांसफर होके आएगा तो एंट्री क्या लिखेंगे? जो भी एसेट्स आ रही हैं, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, जो भी एंट्रीज आ रही हैं, टू क्रेडिटर है, लोन्स हैं, ठीक है, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ये एंट्री परचेज कंसीडरेशन से हो जाएगी। फिर तीसरा क्या है? परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज की जाएगी। डिस्चार्ज का मतलब है पे करना। तो एंट्री क्या होगी? सेलिंग फर्म जो पहली एंट्री से आया था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू बैंक। डिपेंड करेगा कि आपने जो परचेज कंसेशन है वो उसमें दिया क्या क्या है। अगर पूरा पैसा दिया बैंक में तो सेलिंग फर्म टू बैंक, अगर पूरे के शेयर दिए तो सेलिंग का फर्म टू सिक्योरिटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे भी है। अब आपको ये पता है कि अगर कोई यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आती है तो डेबिट में बैलेंस आता है तो हम उसे गुडविल में ट्रांसफर करते हैं, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अगर कोई बैलेंस आता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से बाइंग फर्म में एंट्रीज आ जाती हैं। अब जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने रियम्बर्स किए थे, एक्स्ट्रा पैसा दिया था, तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर हमारा डेबिट बैलेंस है, कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया है, टू बैंक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास ये बैलेंस आया है गुडविल, तो तुम गुडविल अकाउंट को ही डेबिट कर देना, और अगर तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व आया है तो फिर तुम क्या करोगे? बजाय कैपिटल रिजर्व, जैसे सपोज करो कैपिटल रिजर्व यहाँ पर आ रहा है 15 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, और यहाँ पर तुम 20,000 रुपये एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे? 1.5 लाख का क्रेडिट तुम्हारे पास है तो उसी को डेबिट करके एक्सपेंसेस आप रियम्बर्स कर दोगे। तुम डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या आया है, या तो गुडविल बढ़ा लो या कैपिटल रिजर्व कम कर दो। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ रहा है और आपने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया। समझ गया? ठीक है। इसके बाद जैसे हमने बिजनेस एक्वायर कर लिया, एसेट्स लायबिलिटीज ले ली, परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज कर दी, इसके बाद हम कैंसिल करते हैं
इंटर ओइंग। इंटर ओइंग का मतलब होता है कि जो आपस में लेना देना है। अब जैसे सपोज करो दो फर्म हैं, या मैं सेलिंग फर्म हूँ, आप बाइंग फर्म है। अब मुझे आपस में मतलब मेरे जो डेटर है वो आपके यहाँ क्रेडिटर है। अब जब मैंने आपका बिजनेस अपना बिजनेस आपको सेल कर दिया है, तो मेरे डेटर भी आपके यहाँ पहुँच गए और आपके क्रेडिटर तो आपके पास हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरवोइंग कैंसिल कर देंगे। जैसे कि अगर डेटर क्रेडिटर में इंक्लूड है तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर लोन फ्रॉम मतलब एक बंदे को लेना लेना है तो इससे लिया है, तो लोन फ्रॉम है यानी कि लायबिलिटी है तो उसे डेबिट कर देंगे और लोन टू को क्रेडिट कर देंगे। अगर ड्यू है कोई सेम फर्म से तो ड्यू फ्रॉम टू ड्यू टू, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इंटरविंग कैंसिल कर दी। छठवां, अगर कोई स्टॉक रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व का मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट। इसका मतलब है सम स्टॉक received by buying firm on which buying firm made some profit। अब इसका पॉइंट समझ लीजिए कि सपोज करो मैं सेलिंग फर्म हूं ना और आप बाइंग फर्म है, तो मैंने आपसे कोई पिछले महीने पिछले साल कुछ मटेरियल खरीदा था, तो आपने उसमें प्रॉफिट तो जोड़ा ही होगा। तो अब वो मटेरियल मेरे पास है और मेरे स्टॉक में इंक्लूड है। अब जब मैंने अपना बिजनेस बेचा तो वो स्टॉक भी आपके पास पहुंच गया। तो अब आपके पास ऐसा स्टॉक आ गया जिसमें आप ही ने प्रॉफिट जोड़ रखा है। ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट हटाना है तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। पी एंड एल किसका होगा, ये बाइंग फर्म के पी एंड एल में जो प्रॉफिट इंक्लूड है वहां से हटेगा। टू स्टॉक, इसमें से लिखेंगे जो अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद ये जो एंट्रीज हैं बाकी जो मैं बता रहा हूं, अगर कोई कंपनी ने फ्रेश शेयर इशू किए हैं, तो वो आप एंट्री पास कर देंगे। फ्रेश शेयर इशू किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसके बाद जो भी एंट्रीज होंगी वो डिपेंड करेंगी कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या दिए गए थे। ठीक है, तो ये वाइंग फर्म की एंट्रीज हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अमलगमेशन, एब्जॉर्ब मतलब सेल टू अ फर्म, कन्वर्जन टू अ फर्म, सब में आपके यही कंसेप्ट लगने हैं। इसके अलावा जो एडिशनल कंसेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने एज पर दी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग वेराइटीज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको सब समझ में आएगा। अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अमलगमेशन का ही कॉन्सेप्ट है, बट ये सिंपल मेथड है। तो जब भी अमलगमेशन ऑफ फर्म हो, उसमें ये सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक तो आप, ये हमारी सेलिंग फर्म है और ये हमारी बाइंग फर्म है।
ठीक है। तो सेलिंग फर्म में आप प्रिपेयर कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एंड ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये नई फर्म ने ये एसेट्स इतने पे ली हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी फर्म में 10,000 की एसेट्स है और वो 12,000 पे ले जा रहे हैं, यानी कि 2,000 रुपये प्रॉफिट पे ले जा रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डाल दीजिए। इसके बाद प्रिपेयर कर लेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर देंगे ऑल रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अब हम बिजनेस ट्रांसफर करेंगे। तो बिजनेस ट्रांसफर में पहले हम एसेट ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं, और ये किस वैल्यू पे जाएंगी, अब जो रिवैल्यूड वैल्यू है उस पे जाएंगे। इसके बाद हम लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज टू न्यू फर्म, और ये भी रिवैल्यूड वैल्यू पे जाएंगे। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी ट्रांसफर कर देंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे आप न्यू फर्म में। आफ्टर दिस सेलिंग फर्म बुक्स क्लोज्ड एंड हैज नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, तो बचा क्या इनके। बाइंग फर्म में क्या होगा, बाइंग फर्म में बिजनेस रिसीव्ड होगा। अब वो कितनी भी दो फर्मों से रिसीव्ड होगा, तो पहले तो फर्म ए का रिसीव करेंगे हम। तो फर्म ए का आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू पार्टनर्स कैपिटल। इसी तरीके से फर्म बी का आ जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू पार्टनर्स कैपिटल। फर्म ए और फर्म बी का आ गया। फिर कैंसिल कर देंगे हम जो भी इंटर ओइंग है या स्टॉक रिजर्व की, मतलब स्टॉक प्रॉफिट्स हैं, स्टॉक के जो भी एडजस्टमेंट है उन्हें कैंसिल कर देंगे। इसके बाद अगर गुडविल की कोई ट्रीटमेंट दी है तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, सपोज करो ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, तो पहले आप गुडविल ए फर्म की और गुडविल बी फर्म की, ये ओल्ड रेशियो में आप इनको क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये टोटल गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल ए और बी की न्यू रेशियो में डेबिट कर दीजिए। तो ये नेट आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी कि भाई किसका प्लस आ रहा है और किसका माइनस आ रहा है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट
के जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है ना कि कैपिटल अकाउंट किसी एक की कैपिटल को बेस मान के सबकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दीजिए, तो वो कर देंगे। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस। देन प्रिपेयर कर दें बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये कंसेप्ट हमने जो समझे हैं, ये कंसेप्ट अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, सेल टू अ फर्म या सेल टू अ कंपनी, सब पे अप्लाई होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अमलगमेशन वाले जब भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें यही मेथड लगाएं। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि आपको बोलते हैं कि सिर्फ ये वाला काम कर दीजिए, मतलब बाइंग फर्म की बुक्स बना दीजिए, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दीजिए, कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। कभी कभी कहते हैं कि सेलिंग फर्म की बुक्स बना दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। तो वो डिपेंड्स, हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे सारे क्वेश्चंस में, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि इस क्वेश्चन में भी हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बुक में कैसा भी दिया हो हम उसमें पूरे पार्ट को इकट्ठा करेंगे। आई होप कि अभी तक सारी क्वेश्चंस सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बाकी चीज़ें हम लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच।